Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter transfer pricing from paper number 10. So last class में हम लोगों ने what is transfer pricing and what are the objectives of transfer pricing ये दोनों complete कर लिया था, और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं what are the methods of transfer pricing. So हम लोग को पता है what is transfer price कि कोई एक डिवीजन से जब दूसरे डिवीजन में कोई गुड या फिर सर्विस को ट्रांसफर किया जाता है तो जिस नोशनल वैल्यू पे, जिस एक वैल्यू पे उसको ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस. बोल रहा है इन अदर वर्ड्स व्हेन इंटरनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ अ फर्म दे हैव टू बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. जो ट्रांसफ़र होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वो जिस वैल्यू पे होता है, जिस नोशनल वैल्यू पे होता है, उसको जब हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उस मॉनेटरी अमाउंट को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस. द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसेस इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड डेलिकेट टास्क. ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि ये बहुत ही एक डेलिकेट टास्क है, क्योंकि किसी भी डिवीजन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स ट्रांसफर प्राइस. यहाँ पर बोल रहा है इंटर डिविजन कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑल्सो पॉसिबल. नेगोशिएट करते टाइम ये भी पॉसिबल है कि दोनों डिविजन्स में, या फिर अगर 4 डिविजन्स है तो चारों डिविजन्स में कन्फ्लिक्ट हो जाए. सो देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस. तो यहाँ पर बेसिकली 4 हेड्स दिया है, 4 टाइप्स दिया है जिससे हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट है प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट. प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट ये 4 टाइप का है. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट मतलब विदाउट प्रॉफिट, मतलब जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र कर दो. कोई प्रॉफिट ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. जितने आपने अगर 30 रुपीज़ में उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया है तो आप लोग उसको जो दूसरा डिवीजन है उसको उसमें भी 30 रुपीज़ में ही आप भेज देंगे. सेकेंड है कॉस्ट प्लस. कॉस्ट प्लस मतलब क्या है? इट मीन्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट. मतलब जितना आपका कॉस्ट आया है, जैसे कि आपका अगर कॉस्ट आया है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिलाकर अगर आ रहा है आपका 30 रुपीज़, तो आप लोग 30 रुपीज़ प्लस लेट्स से 15% और 20% के प्रॉफिट में आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे. थर्ड है स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? बुक में देखते हैं क्या बोल रहा है. स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल रहा है अंडर दिस मेथड ट्रांसफर प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट. सो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि जो जितना स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मतलब जितना पहले से ही स्टैंडर्डाइज किया गया है उसी कॉस्ट में ही भेज दिया जाता है. अब सवाल ये आता है कि अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हुआ तो क्या? तो यहाँ पर अगेन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट बीइंग वेरियंस. उसको हम लोग वेरियंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है. तो ये जो वेरियंस होता है दिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रांसफरिंग डिवीजन. जो डिवीजन ट्रांसफ़र करता है उसको ही उस पूरे वेरियंस को एब्जॉर्ब करना पड़ता है. दिस मेथड इज सिंपल एंड ईजी टू फॉलो, बट द कॉन्स्टेंट रिविजन ऑफ स्टैंडर्ड्स इज नेसेसरी एट रेगुलर इंटरवल्स. सो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो एक्चुअल कॉस्ट है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने में, लेट्स से ये है आपका 5 रुपये. ठीक है, 5 रुपये आ रहा है आपका एक्चुअल कॉस्ट. लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, यानी कि जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, दैट इज लेट्स से 3.5. दिस इज एक्चुअल, दिस इज स्टैंडर्ड. तो इस केस में ये जो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएंस आ रहा है 1.5 का, ये कौन बेयर करेगा? ये ट्रांसफरिंग डिवीजन बेयर करेगा. नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट में जो लास्ट टाइप है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या है देखते हैं बुक में क्या दिया है. मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. हम लोग पढ़े हैं क्या होता है ये. अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. द रीजन बीइंग
कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, आप चाहे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या फिर 105 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट विल बी अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो हर केस में आपका फिक्स्ड ही रहता है, अनअवॉइडेबल रहता है, फिर चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या फिर 105 यूनिट्स प्रोड्यूस करो। तो जो यहाँ पर बोल रहा है, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट शुड नॉट बी चार्ज टू द बाइंग डिवीजन। मतलब जो डिवीजन खरीद रहा है उसको तो पता है कि जो डिवीजन मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल कर रहा है वो एनीवे बहुत सारे यूनिट्स उसका प्रोड्यूस करता होगा। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट वाला जो मेथड है ये बोल रहा है कि बाइंग डिवीजन के लिए वो चार्ज नहीं होना चाहिए, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चार्ज नहीं होना चाहिए। ओनली वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर ही उसका जो है ट्रांसफर प्राइस को फिक्स करना चाहिए। अब देखते हैं इसका बाकी का टाइप्स क्या क्या है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइस। यहाँ पर बोल रहा है कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है उसका कितना मार्केट प्राइस है, मार्केट में वो कितने में बिकता है, उसको अगर हम लोग एज ट्रांसफर प्राइस लें तो क्या होगा। थर्ड है नेगोशिएटेड प्राइसिंग। इसको मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि दोनों डिपार्टमेंट्स जो है वो अपने अंदर नेगोशिएट करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए और एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने यहाँ पर इसको मार्क करके रखा है क्योंकि अगर आप लोग पास पेपर्स को रिव्यू करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला प्राइसिंग से ही आया है और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से ही आया है। तो जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, मार्केट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइस। अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। कि मार्केट में उस जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से जो है ट्रांसफर प्राइस को सेट किया जाता है। सो यहाँ पर बोल रहा है it acts as a good incentive for efficient production to the selling division and any inefficiency in production and abnormal costs will not be borne by the buying division. So ये बोल रहा है कि जो सेलिंग डिवीजन होता है अगर उनके मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी रह गई या फिर उनका कुछ लॉस हो गया, कोई एबनॉर्मल कॉस्ट वो लोग इनकर कर लिए हैं, तो वो पे नहीं करेगा। जो खरीद रहा है जो डिवीजन वो उस चीज़ के लिए पे नहीं करेगा, वो ओनली एंड ओनली जितना मार्केट प्राइस है उतने के लिए ही वो पे करेगा। द लॉजिक यूज्ड इन दिस मेथड इज if the buying division would have purchased the goods and services from the open market, they would have paid the market price. So यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ हुआ है ये है कि अगर बाइंग जो डिवीज़न है वो अगर अपने कंपनी से ही अपने कंपनी के जो सेलिंग डिवीज़न है वहाँ से अगर नहीं परचेज़ करके मार्केट से परचेज़ करता तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस में ही परचेज़ करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो लोग अपनी ही कंपनी का जो सेलिंग डिवीज़न है उसको पे कर रहे हैं तो लॉजिकली तो उनको उतना मार्केट प्राइस ही पे करना चाहिए, या फिर उससे कम अगर हो रहा है तो उससे कम को पे करना चाहिए, लेकिन उससे जितना मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा उन्हें नहीं पे करना चाहिए। One of the variation of this method is that from the market price, selling and distribution overheads should be deducted and price thus arrived should be charged as transfer price. ये बात भी बहुत लॉजिकल है। ये क्या बोल रहा है, जो ट्रांसफर प्राइस सेट होगा वो मार्केट प्राइस से जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको हटा देना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनको तो सेलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर करना नहीं पड़ रहा है, पहले से ही इनका तय है कि हाँ इतना नंबर ऑफ यूनिट्स हमें अपने ही इन हाउस जो बाइंग डिवीजन है उसको पे करना है। तो इसीलिए इस केस में जो ट्रांसफ़र प्राइस हो जाता है, ट्रांसफ़र प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऐसे हो जाता है ये। फर्दर क्या बोल रहा है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट नो सेलिंग एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स और सर्विसेज टू द बाइंग डिवीजन। ऑब्वियसली बाइंग डिवीजन को बेचने के लिए, अपना जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं देना पड़ रहा है, एंड देयरफॉर दीज कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज टू द बाइंग डिवीजन। इसीलिए बाइंग डिवीजन को ये सब चार्ज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हमें 3 एडवांटेजेस दिया है और 7 डिसएडवांटेजेस भी दिया है। सो फर्स्ट लेट्स गो फॉर द एडवांटेजेस। ये बोल रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है। जैसे कि आज आप लोग फॉर एग्जांपल उसको 30 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कल को
वो आपको 33.5 रुपीज़ में प्रोड्यूस करना पड़े। तो ये ना मार्केट के कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। रॉ मटेरियल्स, लेबर चार्जेस, इन सब पे डिपेंडेंट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। इसीलिए क्या हो जाता है ना, उसको एसरटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस तो इजीली एसरटेन हो सकता है। उसका सेकेंड एडवांटेज ये है कि प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसेस आर गुड पैरामीटर्स फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ सेलिंग एंड बाइंग डिविजन्स। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ अ गुड पैरामीटर, उनका जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए दोनों डिविजन्स का, ये मार्केट प्राइस में बेचकर उनको जो कितना प्रॉफिट आ रहा है ये तय करना, ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है, एक बहुत ही अच्छा यादस्टिक है। थर्ड में बोल रहा है इट अवॉइड्स एक्सटेंसिव आर्बिट्रेशन सिस्टम इन फिक्सिंग द ट्रांसफर प्राइसेस बिटवीन द डिविजन्स। ऑब्वियसली जो आर्बिट्ररी जो होता रहता है कि कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, वो यहाँ पर फिक्स्ड हो जाता है। तो ये जो एक्सेसिव आर्बिट्रेशन होता है, मतलब रैंडमनेस जो होता है, वो आपका काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। अब देखते हैं उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जो पहला लिमिटेशन है वो है कि देयर मे बी रेजिस्टेंस फ्रॉम द बाइंग डिवीजन, क्योंकि वो लोग शायद सेलिंग डिवीजन को ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि एनी वे दे हैव टू पे द मार्केट प्राइस, तो क्यों ना वो लोग मार्केट से ले ले। ऐसे होके कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप कंपनी में ये वाला ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसेस हैं तो वो जैसे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, सिमिलरली जो मार्केट प्राइसेस है ना वो भी फ्लक्चुएट करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस, ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेबर रेट्स या फिर इन द रेट ऑफ रॉ मटेरियल्स अगर इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट का भी तो प्राइस उस हिसाब से फ्लक्चुएट होगा। तो वैसे केसेस में क्या हो जाता है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू फिक्स द प्राइसेस। थर्ड इज मार्केट प्राइस इज अ रैदर वेग टर्म एज सच प्राइसेस में बी, जैसे कि मार्केट प्राइस में बहुत सारे टर्म्स यूज़ होता है, जैसे कि रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन कि हमें कौन सा वाला प्राइसिंग जो है उसको कंसिडर करना है। फोर्थ है मार्केट प्राइसेस मे नॉट बी अवेलेबल फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एज दीज प्रोडक्ट्स मे नॉट हैव एनी मार्केट। बिल्कुल, जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा था एंड ये उसका जो पैकेजिंग है, ठीक है, ये पैकेजिंग हिमालय कंपनी ही करेगा अपने लिए मैन्युफैक्चर। ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर हर जगह ये वाला जो डब्बा है इसका जो पैकेट है ये हर जगह बिक रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली इनको खुद को ही ये मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो वैसे केसेस में क्या होता है ना, कभी कभी उन प्रोडक्ट्स का कोई मार्केट ही नहीं होता है, तो उस केस में ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट प्राइस अवेलेबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट है दिस मेथड मे बी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट इफ़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज़ फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। बहुत ज़्यादा अगर कंजम्पशन हो रहा है उसका, तो उस केस में ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाता है, मार्केट प्राइस में उसको ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिक्स्थ है मार्केट प्राइस में चेंज फ्रीक्वेंटली। अभी अभी देखा हम लोगों ने, मार्केट प्राइसेस मे नॉट बी असरटेन्ड ईजिली। दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि एक तो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मार्केट प्राइस जो होता है वो बहुत सारा टर्म्स होता है, उसमें बहुत सारे तरह के प्राइसेस होते हैं, तो उसको एसरटेन करना इतना ईजी नहीं होता। और ऊपर से जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्राइसेस में। जैसे कि पेट्रोल यहाँ पे जितना भी हो लद्दाख में बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे ही सिमिलरली मार्केट प्राइसेस को हम लोग ईजीली असरटेन नहीं कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग का जो थर्ड टाइप है, दैट इज़ नेगोशिएटेड प्राइसिंग। नेगोशिएटेड प्राइसिंग क्या है, यहाँ पर बोल रहा है अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइसेस मे बी फिक्स्ड थ्रू नेगोशिएशंस बिटवीन द सेलिंग एंड द बाइंग डिविजन। तो ऐसा क्या होता है ना कभी कभी कि जो जिस प्रोडक्ट को हम लोग सेल करने की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट हम लोग हमारे कंपनी का सेलिंग डिवीज़न मैन्युफैक्चर कर रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, सेलिंग डिवीज़न के प्राइस के कंपैरिजन में मार्केट का जो प्राइस होता है वो चीपर होता है, मार्केट का प्राइस कम होता है। तो उस केस में ऑब्वियसली जो बाइंग डिवीज़न है वो मार्केट से ख़रीदना प्रेफर करेगा।
rather than buying it from its own selling division. तो उस केस में क्या होता है ना, झगड़े होने लगते हैं और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और जो सेलिंग डिवीज़न है वो उसको कम में प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो बाइंग डिवीज़न है वो उसको मार्केट प्राइस में ख़रीदने को नहीं चाहता है। तो उस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। Therefore, it becomes beneficial for both the divisions to negotiate the prices and arrive at a particular price, which is mutually beneficial to both the divisions. दो केसेस हैं यहाँ पर। पहला केस क्या है कि अगर मार्केट में प्राइस अपने सेलिंग डिवीजन के प्राइस से ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, और अगर मार्केट में प्राइस सेलिंग डिवीजन के प्राइस से कम है तो क्या 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 हो सकता है। एनीवे दोनों ही केसेस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए नेगोशिएट करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द डिविजन्स। सच प्राइसेस आर कॉल्ड एज नेगोशिएटेड प्राइसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगोशिएटेड प्राइसेस बोलते हैं। इन ऑर्डर टू मेक दीज प्राइसेस इफेक्टिव, proper care should be taken that both buyers and sellers should have access to the available data including about the alternatives available if any. ऐसे केसेस में क्या होता है ना, प्रॉपर केयर लेना चाहिए कि जो बायर्स और सेलर्स दोनों डिपार्टमेंट्स हैं दोनों के पास ही एम्पल डेटा अवेलेबल होना चाहिए सो दैट वो लोग ये तय कर सके कि क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है। Similarly, buyers and sellers should be free to deal outside the company, but care should be taken that the overall interest of the organization is not affected. हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स में कि गोल कॉन्ग्रुएंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक डिवीज़न का जो ऑब्जेक्टिव है और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलरली यहाँ पर बोला है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो लोग अपना अपना मार्केट में अपनी कंपनी के अलावा दूसरे कंपनीज के साथ डील करने के लिए फ्री हैं, लेकिन उनका जो भी डिसीजन है दैट शुड बी इन द फेवर ऑफ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट lot of time is spent by both the negotiating parties in fixation of the negotiated prices. This is very true. अगर इतना ज़्यादा डिस्कशन होगा, इतना ज़्यादा उस पर चर्निंग होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगोशिएटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजर्स फॉर अराइविंग एट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्राइस। जो मैनेजर्स हैं उनके अंदर नेगोशिएटिंग स्किल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग बस आ गए हैं और डिस्कशन करते करते जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ीरो था वो 100% हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गया हम लोग का नेगोशिएटेड प्राइसिंग। आई होप ये आपका क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट टर्म है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप लोग BCom BBA या फिर CA कर रहे हैं या फिर MBA कर रहे हैं तो आपने कॉस्टिंग का जो बेसिक क्लासेस है उसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। स्टिल मैं फिर भी आप लोगों का वो जो नॉलेज है उसको मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर लेती हूँ। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कोई एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हम लोग क्या क्या छोड़ते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद के या फिर उस वहाँ पर हम लोग अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करके कुछ और क्या और कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक प्रोडक्ट ख़रीदा लेट्स से 200 रुपीज़ देकर, और ये एक और प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। तो मैंने इसको ख़रीदने के लिए ऐसे दो प्रोडक्ट्स छोड़ दिए। सो इसको अगर मैं नहीं ख़रीदता तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी रह जाती, ऐसा प्रोडक्ट दो खरीदने का अपॉर्चुनिटी रह जाती। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम लोग क्या चीज़ को छोड़ देते हैं, दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइसिंग जो हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग जो करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन विच कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस प्राइसिंग recognizes the minimum price that the selling division is ready to accept and the maximum price that the buying division is ready to pay. Okay.
लेट्स से ये है हमारा सेलिंग डिवीजन एंड ये है हमारा बाइंग डिवीजन। तो क्या बोल रहा है कि मिनिमम प्राइस जिसमें सेलिंग डिवीजन बेचना चाह रहा है, लेट्स से ये बोल रहा है कि मैं आपको 30 रुपीज़ में बेचूंगी, लेकिन मेरा जो मिनिमम प्राइस है हम लोग नेगोशिएट करके इसको 25 तक ला सकते हैं। लेट्स से इट्स 25 फॉर द सेलिंग डिवीजन एंड द मैक्सिमम प्राइस दैट द बाइंग डिवीजन इज रेडी टू पे। मैक्सिमम कितना ये पे करना चाहता है? ये बोल रहा है कि नहीं, मैं 30 तो पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं 28 तक पे कर सकता हूँ। सो यहाँ पर बोल रहा है द फाइनल ट्रांसफर प्राइस मे बी बेस्ड ऑन दीज मिनिमम एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ द डिविजन्स। द मोस्ट आइडियल सिचुएशन विल बी व्हेन द मिनिमम प्राइस एक्सपेक्टेड बाय द सेलिंग डिविजन, मिनिमम प्राइस एक्सपेक्टेड बाय द सेलिंग डिविजन हमने कितना सेट किया था? 25, और ये बोल रहा है कि नहीं, मैं ना 30 में खरीदूंगा ना ही 25 में खरीदूंगा, मैं इसको 28 में खरीदूंगा। सो यहाँ बोल रहा है कि when the minimum price expected by the selling division is less than the maximum price accepted by the buying division। सबसे आइडियल सिचुएशन जो होता है वो क्या होता है? इसने जितना बोला था मिनिमम प्राइस यानी कि 25, दैट इज लेस देन द मैक्सिमम प्राइस एक्सेप्टेड बाय द बाइंग डिविजन। इसने क्या बोला? 28। सो ऑब्वियसली 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। दिस इज लेस देन दिस वन। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि आइडियल सिचुएशन क्या होगा? व्हेन द मिनिमम प्राइस एक्सपेक्टेड बाय द सेलिंग डिविजन इज लेस देन द मैक्सिमम प्राइस एक्सेप्टेड बाय द बाइंग डिविजन। हाउएवर इन प्रैक्टिस इट मे हैपन वेरी रेयरली। हाँ, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो ये बहुत, इसके होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल। कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी रहते हैं इस केस में। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज़ वेरी क्लियर दैट फिक्सेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसेस इज अ वेरी डेलिकेट डिसीजन। There might be clash of interest between the selling and buying division, and hence, while fixing the transfer price, overall interest of the organization should be taken into consideration, and overall goal congruence should be given utmost importance rather than interest of the selling and buying division। हम लोगों ने ये नेगोशिएशन वाले केस में भी देखा था कि जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं दे आर फ्री टू डील आउटसाइड, लेकिन इनका जो गोल है दैट शुड बी, जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, इट शुड बी सेम एज दैट। ये दोनों चाहे भले किसी के भी साथ जो है डील करें, लेकिन इनका ओवरऑल इंटरेस्ट किस में होना चाहिए कि ओवरऑल जैसे इनके ऑर्गेनाइजेशन का ही ग्रोथ हो। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं? ट्रांसफर प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस बेनिफिट लॉस्ट। मतलब अगर हम लोग ये चीज़ खरीद रहे हैं, ये चीज़ हम लोग अपने ही सेलिंग डिवीजन से, अपनी कंपनी के सेलिंग डिवीजन से खरीद रहे हैं, तो इसका हम लोग कैसे प्राइस करेंगे? इसका प्राइस होगा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना है, हम लोगों ने लेट्स से इसको प्रोड्यूस किया है 30 रुपीज़ में, प्लस बेनिफिट लॉस्ट और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेनिफिट लॉस्ट कितना? बेनिफिट लॉस्ट इज जितना हम लोग नहीं कर पाए या फिर इसको प्रोड्यूस करने में हम लोगों ने जितने का लॉस खाया उसको बोला जाता है बेनिफिट लॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 10, वो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू बजटेड ऑपरेशंस ऑफ डिवीजन पी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक डिवीजन के लिए ये बोला है, यहाँ पर सेल्स बोला है 50,000 यूनिट्स वो लोग बेच रहे हैं और उसका सेलिंग प्राइस एक यूनिट का है ₹8। टोटल आ रहा है 4 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो लोग माइनस कर लिए ₹6 पर यूनिट, तो आ गया हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। फिर उससे हम लोग माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा हम लोग के पास प्रॉफिट। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिवीजन के लिए प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड एज डिविजनल प्रॉफिट्स। फर्दर क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ डिविजनल इन्वेस्टमेंट इज ₹1,50,000। 1,50,000 रुपए का इस डिवीजन पी में इन्वेस्टमेंट हुआ है। एंड द मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज द
कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। ओके, सो ये बोल रहा है कि उनको मिनिमम कितना रिटर्न चाहिए, मिनिमम कितना जो है प्रॉफिट चाहिए उनको, 1,50,000 का 20%, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30,000 रुपीज़। तो फर्दर बोला है कैलकुलेट करो डिविजनल एक्सपेक्टेड ROI कितना है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ROI टर्म खुद ही इसको एक्सप्लेन करता है कि हम लोग कैसे निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। रिटर्न कितना आएगा यहाँ पे, रिटर्न ऑलरेडी गिवन है, डिविजनल प्रॉफिट कितना है 25,000 और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 1,50,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 16.7 या 16.67 जैसा भी आपको मन है, दिस मच परसेंटेज इज आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है डिविजनल एक्सपेक्टेड RI क्या होता है, RI इज रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम मतलब आप लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना था और आप लोगों को एक्चुअल में कितना रिटर्न आया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज योर रेसिडुअल इनकम। सो यहाँ पर हम लोग को जो एक्चुअल आया है प्रॉफिट वो कितना है 25,000 और जो हम लोगों का डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था वो कितना है 1,50,000 का 20%, दैट इज़ 30,000। 25,000 माइनस 30,000 यानी कि हम लोग का जो रेसिडुअल इनकम है दैट इज़ 5,000 नेगेटिव, मतलब रेसिडुअल इनकम कुछ है ही नहीं, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही आया है, जो रिटर्न है हम लोग का वो कम ही आया है। सो यहाँ पर हमारे पास कोई रेसिडुअल इनकम नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।